दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि आने वाले कुछ दिनों में प्रयागराज महाकुंभ शुरू हो जाएगा। तो हम जानेंगे महाकुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है और उसके साथ साथ प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई बहुत सारी ज़रूरी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि प्रयागराज तक कैसे पहुँचा जाए, प्रयागराज में कब स्नान है, शाही स्नान कब है, विशेष स्नान कब है और प्रयागराज महाकुंभ कौन सी डेट से शुरू हो रहा है और कौन सी डेट से समाप्त हो रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि प्रयागराज महाकुंभ में आप जा रहे हैं तो आप कहाँ पर रुक सकते हैं, कहाँ पर आपको बजट में कॉटेज मिलेगा, होटल मिलेगा, धर्मशाला मिलेगा, आश्रम मिलेगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये भी जानकारी दी जाए प्रयागराज महाकुंभ में कौन से घाट में जो है संगम में कौन से मुख्य घाट पर स्नान होगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रयागराज महाकुंभ के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुंभ की शुरुआत कहाँ से हुई, कुंभ क्या है, अर्धकुंभ क्या है और महाकुंभ क्या है। देखिए, जब देवताओं और राक्षसों के साथ जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले तो उससे हलाहल नाम का एक विष निकला जिसे भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया था क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को बचाना था। लेकिन उसके उपरांत जब समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ तो उससे अमृत निकला और अमृत पान करने के लिए देवताओं और राक्षसों में जब आपस में छीटा झपटी हम कह सकते हैं, जब लड़ाई हो रही थी तो अमृत कलश में पूरा अमृत भरा हुआ था और वो छलक गया। और जब अमृत छलक गया तो अमृत की जो बूंदें हैं वो 4 जगह पर गिरी थी। माना जाता है कि वो 4 जो जगह हैं वो हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो 4 जो ये जगह है यहीं पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अर्धकुंभ क्या होता है और महाकुंभ क्या होता है। देखिए, अर्धकुंभ जो है सिर्फ 2 जगह ही होता है, एक हरिद्वार है, एक प्रयागराज है, जो कि 6 सालों के बाद होता है। और जो कुंभ है वो 12-12 सालों के बाद चारों जगह पर, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन। इस बार का जो प्रयागराज महाकुंभ है जिसे पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है, उसे को इस बार इतना ज़्यादा खास क्यों माना गया है, उसके पीछे जो रीज़न है मैं बताऊंगा आपको। हर 12 साल के बाद इन चारों जगह पर कुंभ होता है। जब 144 वर्ष पूरे हो जाते हैं, इसका मतलब जब 11 बार महाकुंभ प्रयागराज में लग जाता है तो जो 12वीं बार जब महाकुंभ चलता है तो उसे पूर्ण महाकुंभ कहते हैं। तो इस बार का जो संयोग है वो 144 वर्षों के बाद आया है और इसी वजह से इस बार का जो महाकुंभ है सबसे ज़्यादा खास माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला जो है ये कुंभ और महाकुंभ होते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी जो है लगाते हैं। जब हरिद्वार कुंभ चलता है तो लोग गंगा जी में आकर डुबकी लगाते हैं और जब प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है तब तो और भी ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि वहाँ गंगा जल भी है, यमुना जी का जल भी है और सरस्वती जी का भी जल जो है वहाँ पर मिला हुआ है। तो बहुत ही बड़ा संगम है और प्रयाग जो है तीर्थों का राजा कहा जाता है प्रयागराज। अनुमान के अकॉर्डिंग लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु जो है महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचेंगे और वहां पर डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ है जो 13 जनवरी से पहला स्नान जो है वो शुरू हो जाएगा और 26 फरवरी को लास्ट स्नान होगा। तो ये लगभग 45 दिन का महाकुंभ चलने वाला है और इस बार इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि अब इस बार का जो महाकुंभ है ना हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। सालों से तैयारी करनी होती है। दोस्तों, इस बार महाकुंभ का जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 4000 हेक्टेयर जो है वो ज़मीन मेले के अंदर रखी गई है ताकि जो भी आए आराम से स्नान कर सके, डुबकी लगा सके। प्रयागराज में इस बार जो है बहुत सारे ऐसे घाट हैं
जो पक्के बना दिए गए हैं, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे तो एक घाट में तो स्नान कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस वजह से कई ऐसे घाट हैं जो बनाकर तैयार कर दिए गए हैं ताकि जो भी श्रद्धालु पहुँचे वो आराम से स्नान कर सके। आगे मैं वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी डेट को स्नान है, कौन कौन सी डेट को शाही स्नान है, कहाँ पर आपको रुकना चाहिए, कहाँ पर श्रद्धालुओं की रुकने की गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी। जब वो प्रयागराज पहुँचेंगे तो उन्हें ज़्यादा मुसीबत तो नहीं होगी, थोड़ी बहुत तो मुसीबत स्वाभाविक है। और स्वाभाविक इसलिए कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जब करोड़ों की संख्या में हर स्नान में श्रद्धालु पहुँचेंगे तो पैदल भी आपको चलना होगा और इंतज़ार भी करना होगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए। देखिए, प्रयागराज ट्रेन के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली हो या हावड़ा हो या हम कह सकते हैं मुंबई हो, कलकत्ता हो, जितनी भी देश की बड़े बड़े शहर हैं, मैक्सिमम शहरों से डायरेक्ट प्रयागराज के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपके शहर से ट्रेन नहीं है तो आपके आसपास जो बड़ी सिटी है वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन सबसे अच्छा माध्यम है और इस बार तो प्रयागराज के कई जो छोटे स्टेशन हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से तैयार कर दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन तो पूरी रूपरेखा ही बदल गई है, बहुत सुंदर बना दिया गया है। एक संगम स्टेशन भी है, उसके साथ साथ एक छिवली के नाम पर एक स्टेशन है, सूबेदारगंज स्टेशन है और नैनी स्टेशन है। बहुत सारे स्टेशन जो है उनमें और आधुनिक सुविधाएं दे दी गई है ताकि जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे वो आसानी से ट्रेन के माध्यम से पहुंचे और डुबकी लगा सके। दोस्तों, उसके साथ साथ अगर आप लोग फ़्लाइट के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं तो प्रयागराज में भी एयरपोर्ट अच्छा सा बन गया है, वहां आप लोग जा सकते हैं फ़्लाइट के माध्यम से। बहुत सारे शहरों से बस की सुविधा भी प्रयागराज के लिए आपको मिल जाएगी, तो आप लोग बस से भी जा सकते हैं। कुछ ऐसे रूट हैं जहां पर अगर आप कार से भी जाना चाहें तो कार से भी जा सकते हैं। टोल टैक्स भी कई जगह के 7-8 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर टोल टैक्स भी जो हैं फ्री कर दिए गए हैं। अगर आप नॉर्मल अपना पर्सनल व्हीकल लेकर आप प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं तो टोल टैक्स भी फ्री कर दिए गए हैं। सिर्फ जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनके लिए टोल टैक्स वहां पर लगेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं तो प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए कौन कौन से घाट हैं। देखिए, एक राम घाट है, बहुत ही खास है। एक तो संगम स्थल है, मुख्य जगह पर है। एक अरैल घाट है जहां पर आप डुबकी लगा सकते हैं। एक दशाश्वमेध घाट है, वो भी बहुत ही अच्छा घाट है, वहां भी आप डुबकी लगा सकते हैं। और कई और ऐसे घाट हैं जहां पर लगभग 7 से 8 ऐसे घाट हैं जहां पर श्रद्धालु पहुंचकर डुबकी लगा सकते हैं। बाकी संगम का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और वहां भी आप आसानी से डुबकी लगा सकते हैं। एक बात और है, इस बार अगर संत महात्माओं के अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो जूसी की साइड एक पूरी जो सारे अखाड़े हैं उनके कैंप लगे हुए हैं, वहीं पर रुकने की भी व्यवस्थाएं हैं। आपको ये बात जानकर भी खुशी होगी कि इस बार का जो एरिया है महाकुंभ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। जहाँ पर अखाड़ों की छावनी है वहीं आसपास में रुकने के लिए श्रद्धालुओं के लिए कैंप भी बनाए गए हैं और उसके साथ साथ डोरमेट्रिक बेड की सुविधा भी दी गई है। जिनका बजट कम है वो आसानी से वहाँ रुक सके। और उसके साथ साथ शहर में बहुत सारे होटल्स हैं। ज़्यादातर होटल जो है वो रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं, वहाँ पड़ते हैं। तो अगर वहाँ पर अगर आप रूम लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन होटल्स के जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं अगर आप शाही स्नान या विशेष स्नान में वहाँ जा रहे हैं। नॉर्मल डे जो रहेंगे, जो 45 दिन के भीतर वाले महाकुंभ के दौरान के डे रहेंगे, उस समय हो सकता है आपको थोड़ा सा कम बजट में रूम मिल जाए। लेकिन जो विशेष स्नान है, शाही स्नान है, उन दिनों तो होटल्स के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा आसमान छूते हुए आपको नज़र आएंगे। ये बात बिल्कुल सच है। और कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया भी था तो मैंने बहुत सारे होटल में जाकर पता किया था, तो कहीं पर 8,000, कहीं पर 10,000, कहीं पर 15-15 हज़ार का एक रूम है जो कि विशेष स्नान और शाही स्नान के लिए है। तो आप लोग ये कोशिश करें कि जो धर्मशाला हैं, ये जो आश्रम्स हैं, उनसे अगर कांटेक्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मेरा इतना लंबा टूर नहीं था कि मैं सभी जगह जाकर कर सकता, जानकारी कर लेता। लेकिन अगर आप लोग
जैसे कि जहाँ पर संत महात्माओं की छावनी है उस तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ भी आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको एक बात बताना चाहेंगे, अरेल घाट जो है, अरेल घाट के आसपास भी जो लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर का जो एरिया है वहाँ पर वैसे तो होम स्टे भी कई लोग बना रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई होम स्टे मिल जाए जहाँ पर आपको लो बजट में रूम मिल जाता है तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। बाकी जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। जितनी मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग है वो नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, सबसे मेन बात को हम कर लेते हैं और वो है स्नान की डेट क्या है, विशेष स्नान कब है। खास स्नान के साथ साथ सबसे मेन जो स्नान होता है शाही स्नान। शाही स्नान में जितने भी अखाड़ा होते हैं, सभी अखाड़े पर 13 जितने प्रमुख अखाड़े हैं, सभी के संत महात्मा जो है, नागा साधु जो हैं, वो शाही स्नान में स्नान करते हैं। तो इसी वजह से शाही स्नान को सबसे खास माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शाही स्नान के दिन जो भी व्यक्ति संगम में डुबकी लगाए या पवित्र नदियों में डुबकी लगाए वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इसी वजह से इस दिन जो है सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होने की उम्मीद भी रहेगी। हो सकता है कि 3-4 करोड़ लोग जो है शाही स्नान पर प्रयागराज पहुँचे। तो सबसे पहले जो 13 जनवरी का स्नान है वो पौष पूर्णिमा का स्नान है, जो कि एक विशेष स्नान है। तो 13 जनवरी से स्नान जो है शुरू हो जाएंगे। हालांकि जनवरी के फर्स्ट से ही नॉर्मल स्नान होंगे, लेकिन जो महाकुंभ का समय माना गया है, जो डेट मानी गई है वो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी है। तो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का विशेष स्नान है। उसके बाद आएगा 14 जनवरी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पहला शाही स्नान है। तो ध्यान रखें, शाही स्नान को भी आप नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद 29 जनवरी को दूसरा शाही स्नान होगा। उस दिन मौनी अमावस्या का स्नान है। मौनी अमावस्या का स्नान बहुत खास माना जाता है, ये दूसरा शाही स्नान है। उसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर शाही स्नान है। तो ये तीसरा शाही स्नान है 3 फरवरी पर। और उसके बाद अचला सप्तमी 4 फरवरी को स्नान है, ये एक विशेष स्नान है। उसके बाद माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं, 12 फरवरी को स्नान है। तो ये एक विशेष स्नान है। उसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान आएगा, ये भी एक विशेष स्नान है। महाशिवरात्रि में भी बहुत सारे लोग जो है पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। तो ये खास स्नान है। बाकी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक के बीच के जो बाकी दिन हैं वो नॉर्मल स्नान होंगे। उन दिनों भी ये मान के चलिए कि 1-2 करोड़ लोग उन दिनों भी आ सकते हैं। देखिए एक बहुत ही खास बात है, दिल्ली से तो बहुत सारी ट्रेनें जो हैं डायरेक्ट प्रयागराज के लिए जाती हैं। जितनी दिल्ली से हावड़ा रूट की गाड़ियां हैं ना, मैक्सिमम गाड़ी जो है प्रयागराज से होकर जाती हैं। सुबह से लेकर आपको जनशताब्दी, शताब्दी, राजधानी, उसके साथ साथ वंदे भारत, ये तेजस, गरीब रथ, ये सभी ट्रेनें जो हैं दिल्ली से चलती हैं और प्रयागराज रुकती हैं। कानपुर के रास्ते से होते हुए प्रयागराज पहुंचती हैं। और नॉर्मल ट्रेनें भी बहुत सारी हैं। तो आप दिल्ली पहुंच जाइए और उसके बाद तो आप ट्रेन से आसानी से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अपने ट्रेन की बुकिंग पहले से करा ले। वैसे तो अब मुश्किल है कि अब आपको कंफर्मेशन या ट्रेन की टिकट मिल जाए, तो आप जैसे भी है अपना प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप प्रयागराज पहुंच गए हैं, संगम में डुबकी लगा लिया है, तो कौन कौन से मुख्य स्थान हैं जहां पर आप लोग जा सकते हैं। हालांकि मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख ले। वो वीडियो देख लेंगे तो आपको वो जो टॉप 10 प्लेस हैं प्रयागराज के, उनके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अभी तो सिर्फ हम नाम बताएंगे कि कौन कौन सी जगह दर्शन कर सकते हैं, उसमें हमने कई और जानकारी भी दी है। तो पहले वाली कई वीडियो प्रयागराज महाकुंभ की बनाई है, उनको भी देख लेना, तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। सबसे
पहले संगम है, संगम में डुबकी लगाइएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो बड़े हनुमान जी का मंदिर, जो कि संगम स्थल से लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद आप लोग जा सकते हैं श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर है, जो कि बड़े हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल पास में है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। एक वट वृक्ष है, बहुत ही खास है, वहाँ भी आप लोग ज़रूर जाना। उसके साथ साथ अरेल घाट है, वहाँ भी आप लोग जा सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा घाट बनाया गया है। नैनी पुल है, एक आलोप माता शंकरी देवी का मंदिर है, एक शक्तिपीठ है, वहाँ भी जा सकते हैं। ललिता देवी मंदिर है, वो भी अच्छा मंदिर है, प्राचीन माता जी का मंदिर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। भरद्वाज पार्क है, वहाँ भी आप लोग जा सकते हैं। शिवालय पार्क, एक नया पार्क बनाया गया है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन होंगे, आप वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक और मंदिर है नाग वासुकी मंदिर, वो भी बहुत ही खास मंदिर माना जाता है, तो आप वहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी जगह हैं जहाँ पर आप प्रयागराज यात्रा के दौरान वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जो प्रयागराज के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से संगम तक की दूरी कितनी है। तो सबसे जो मेन प्रयागराज का रेलवे स्टेशन है वो प्रयागराज जंक्शन है, जहाँ से संगम स्थल की जो दूरी है वो लगभग 7.5-8 किलोमीटर है। तो ये आप ध्यान रखें कि कौन से रेलवे स्टेशन से संगम तक की दूरी जो है वो कितनी है। बाकी जो स्टेशन है उसकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। दोस्तों, प्रयागराज में एक संगम रेलवे स्टेशन भी है, जो संगम नाम से है। वहाँ से जो है डिस्टेंस की बात की जाए तो लगभग 2.3 किलोमीटर या हम कह सकते हैं 2.5 किलोमीटर की दूरी जो है वो संगम स्थल तक की होगी, तो 2.5 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो संगम ही है, जहाँ से आप पैदल भी संगम स्थल तक पहुंचकर डुबकी लगा सकते हैं। प्रयागराज का एक और रेलवे स्टेशन है जिसे सूबेदारगंज के नाम से जाना जाता है, और सूबेदारगंज से संगम जो जहां पर डुबकी लगाई जाती है उसकी डिस्टेंस जो है 14 से 15 किलोमीटर है। तो ये काफ़ी दूर रेलवे स्टेशन है। आप ध्यान रखें कि आपकी ट्रेन ऐसा तो नहीं है कि सूबेदारगंज रुक रही है, तो सूबेदारगंज से संगम के बीच की दूरी 14 से 15 किलोमीटर है। दोस्तों, प्रयागराज का एक और रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है छिवकी, और यहाँ से जो त्रिवेणी संगम की जो डिस्टेंस है ये भी लगभग 13-14 किलोमीटर आपको पड़ेगी। तो प्रयागराज के 2 स्टेशन ऐसे हैं, सूबेदारगंज और छिवकी, जहाँ से त्रिवेणी संगम की दूरी लगभग 14 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखें कि आपकी ट्रेन छिवकी रेलवे स्टेशन पे तो नहीं रुकती है। दोस्तों, नैनी रेलवे स्टेशन भी प्रयागराज में ही पड़ता है, और वहाँ से जो त्रिवेणी संगम की दूरी है वो 11 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो इस तरह 5 रेलवे स्टेशन हैं। एक प्रयागराज जंक्शन जो सबसे खास है, उसके बाद एक संगम आता है, एक सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन आता है, एक छिवकी है और एक है नैनी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करते जाइए, क्योंकि ये सब जानकारी इकट्ठा करना होता है ताकि आप लोगों को बेहतर जानकारी दी जा सके। तो लाइक कर दीजिए और अपने उस दोस्त तक ये वीडियो शेयर कर दें जो प्रयागराज महाकुंभ में जाने का प्लान कर रहे हैं। ऐसे ही लगातार वीडियो देखना है, प्रयागराज के बारे में जानते रहना है, कुंभ की बहुत सारी वीडियो देखनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, तो हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, अगर आप लोग प्रयागराज संगम में पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा ली है और संत महात्माओं के भी दर्शन करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर जो छावनी है, हम कह सकते हैं मैक्सिमम जो संतों की छावनी है, जो अखाड़े परिषद है, अखाड़ों की जो छावनी है, उनकी छावनी जो है वो झूसी साइड है। झूसी साइड आप जा सकते हैं, वहाँ पर उनके कैंप बने हुए हैं, वहाँ पर आपको संत महात्माओं के दर्शन हो जाएंगे। और उसके साथ साथ वहाँ पर हमने आपको बताया भी है कि जहाँ पर संत महात्माओं के अखाड़ा परिषद है, अखाड़ा हैं, वहाँ पर आप लोगों को रुकने के भी बहुत सारे कैंप टेंट की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप लग्जरी कॉटेज भी लेना चाहते हैं तो उसी साइड आपको बहुत सारी लग्जरी कॉटेज मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको अच्छा खासा बजट भी पे करना होगा। डोरमेट्रिक बेड की सुविधा भी मिल जाएगी। और जो है कि जब आप महाकुंभ के लिए जा रहे होगे, संगम स्थान के लिए जा रहे होगे, तो उससे पहले का एरिया जो है वहाँ पर गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे डोरमेट्रिक बेड बना रखे हैं जहाँ पर श्रद्धालु जो है आराम से रुक सकते हैं, और लो बजट में आपको वहीं पर व्यवस्था मिल पाएगी।
दोस्तों, प्रयागराज के कुछ धर्मशालाओं के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, उनके नाम बताऊंगा, तो आप इन धर्मशालाओं के बारे में और अच्छे से पता कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको रूम मिल जाता है तो आपको लो बजट में रुकने का साधन मिल जाएगा। और सबसे पहले जो धर्मशाला है वो हनुमान मंदिर धर्मशाला है, जो कि संगम के बिल्कुल पास में ही बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास है, तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। एक जैन धर्मशाला है जो कि कटरा में स्थित है, और वहाँ भी आपको रुकने की अच्छी व्यवस्था मिल सकती है। अग्रवाल धर्मशाला भी है जो कि अलोपी बाग पर पड़ती है, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ दयानंद आश्रम धर्मशाला भी है, महावीर धर्मशाला भी है, काशी धर्मशाला भी है और चमेली बाई धर्मशाला भी है, जहाँ पर आप लोग अपने रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन यही है कि आप अगर जल्दी रुकने की व्यवस्था करेंगे तो चांसेस हैं आपको रूम मिल जाए, अगर लेट करेंगे तो फिर तो वहाँ भी सारे रूम जो हैं वो बुक हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, प्रयागराज में लगभग 200 के आसपास जो होटल्स हैं और जिनमें आप अपने रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन वही है कि होटल्स में जब रूम के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग फिर यही देखें कि जो मेले की तरफ से जो सरकारी जो रुकने की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। वहीं पर आपको लो बजट में कुछ रूम्स या बेडरूम या डोरमेट्रिक जो रूम है वो मिल पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं, जब इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी वहाँ पर कितने पुलिस बल तैनात होंगे, कितने वहाँ पर सफाई कर्मी भी होंगे, क्योंकि जब करोड़ों लोग पर डे पहुँचेंगे तो कम से कम हज़ारों लोगों की संख्या में सफाई कर्मी भी चाहिए। उसके साथ साथ जो पुलिस बल है वो भी तैनात होना चाहिए, हमारे जवान भी होने चाहिए। तो इस बार जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार यही है कि 50,000 के आसपास जो है पुलिस बल तैनात होंगे, लगभग 22,000 के आसपास सफाई कर्मी वहाँ मौजूद होंगे, जिससे कि सफाई की व्यवस्था जो है वो मेंटेन रखी जा सके। और लगभग 40,000 से ज़्यादा जो है वो टॉयलेट या वाशरूम भी बनाए जाएंगे, ताकि जो भी श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे उन्हें वॉशरूम जाने में भी कोई परेशानी ना हो। उसके साथ साथ मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी कई ऐसे हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं जो तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से 200 बेड के भी हैं, 50 बेड के भी कई अस्पताल हैं, ताकि जो सुविधाएं वहाँ पर श्रद्धालुओं को ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी में उनको ये ट्रीटमेंट दिया जा सके। दोस्तों, अगर आप लोग शाही स्नान पर या विशेष स्नान पर प्रयागराज संगम पहुँचना चाहते हैं तो आप लोग पैदल चलने की भी पूरी तैयारी करके आएँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको 5 किलोमीटर से ज़्यादा का जो पैदल है वो सफ़र करना पड़े, और हो सकता है कि आपको 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 12 किलोमीटर का भी पैदल जो है वो सफ़र करना पड़े। क्योंकि जब इतने ज़्यादा लोग आएंगे तो ट्रैफिक भी लगना स्वाभाविक है। जो ई रिक्शा हैं, जो ऑटो हैं, उनको भी कई रास्ते में डाइवर्ट किया जाता है और उनके रास्ते बदले जाते हैं, और कई जगह से रास्ते ब्लॉक होते हैं, तो बहुत दूर ही आपको छोड़ देंगे। वहाँ से आप पैदल चलने की भी प्रैक्टिस करके आएँ, ताकि उस समय आपको किसी तरह की पैदल चलने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में हम कुछ आपके लिए प्रयागराज संगम में स्टे के ऑप्शन लेके आएंगे, कुछ होटल के बारे में भी जानकारी देंगे। उसके साथ साथ कोशिश रहेगी कि जो महाकुंभ का जो एरिया है वहाँ पर जो टेंट और कॉटेज बनाई जा रही है उनकी भी जानकारी हम आपको दें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूरी कोशिश है आगे आने वाले हर दिन में कुछ ना कुछ हम प्रयागराज के आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना। कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज करना, और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, वहाँ पर हम आपको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, जानकारी दे पाएंगे। तो आज की वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और अपने दोस्त तक ज़रूर शेयर करना जो लोग प्रयागराज महाकुंभ में जाना चाहते हैं। आज की वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।